हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की हनी शक्ल बुक का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है फेयर प्ले। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस चैप्टर की डिटेल समरी मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि ये समरी और ये क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपकी राइटिंग में इंप्रूवमेंट होगा, साथ ही साथ जो हार्ड मीनिंग है उन्हें मैंने हिंदी में भी लिखा है, तो आपको मीनिंग भी याद हो जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी आप याद कर पाएंगे। ठीक है। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आज का ये जो चैप्टर है इसमें एक बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी कहानी बताई गई है। और ये कहानी है सत्य के बारे में, इंसाफ के बारे में, न्याय के बारे में। दोस्तों, पुराने ज़माने में क्या होता था कि जब कोई आपसी अनबन के मामले हो जाते थे तो उन्हें कोर्ट में न ले जाकर पंचायत में ले जाया जाता था। और पंचायत में वहाँ पर फैसला कौन करते थे? पंच करते थे। और ऐसा माना जाता था कि पंच जो फैसला करते हैं वो भगवान का फैसला होता है, यानी पंचों को भगवान का दर्जा दिया जाता था। और पंचों की भी ये जिम्मेदारी थी कि वो अपनी गरिमा को बनाए रखे, यानी पंच भी जो फैसला करते थे वो निष्पक्ष होकर करते थे। भले ही सामने उनका दोस्त हो या दुश्मन हो, एकदम फैसला जो किया जाता था वो निष्पक्ष होकर किया जाता था। तो बस इसी मान्यता से रिलेटेड ये कहानी है, बहुत प्यारी कहानी है। आपको निश्चित रूप से जब आप इस कहानी की समरी सुनेंगे, इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा और एक अच्छी सीख आपको मिलेगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और सबसे पहले इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं और बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि समरी की बात करें तो इस चैप्टर का नाम है फेयर प्ले। फेयर प्ले अगर इसकी हिंदी अर्थ की बात करें तो उसका मतलब हुआ एक सुंदर खेल, एक साफ सुथरा, एक निष्पक्ष खेल। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी समरी के बारे में। This story is of two close friends, Jumman Sheikh and Algu Chaudhary, and how justice is beyond friendship and enmity. यानी ये कहानी है दो दोस्तों के बारे में। दोस्त कौन कौन है? जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। और इस कहानी में बताया गया है कि किस तरीके से न्याय जो होता है वो दोस्ती और दुश्मनी से परे होता है। यानी जब इंसान न्याय की कुर्सी पर बैठता है, इंसाफ की कुर्सी पर बैठता है, तो उसके लिए सामने चाहे उसका दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, उसके लिए जो वो जो फैसला करता है वो इन दोनों चीज़ों से परे हटकर होता है। तो इसमें एक तरीके से न्याय के बारे में बताया कि न्याय जो होता है वो दोस्ती से, दुश्मनी से परे होता है। ठीक है। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट। इस कहानी में बताया गया कि जुम्मन जो था उसकी एक चाची थी। सी केम टू जुम्मन एंड सेड, आई एम हेल्पलेस, कैन यू लेट मी स्टे इन योर होम। अब वो चाची जो है, क्योंकि चाची के ना तो कोई बेटा था, तो वो जुम्मन की चाची जो थी वो जुम्मन के पास जाती है और उसे कहती है कि भाई जुम्मन, मैं असहाय हूँ, मेरी कोई सेवा करने वाला नहीं है, तो क्या तुम मुझे अपने घर में रहने दे सकते हो? यानी जुम्मन की चाची जुम्मन से रिक्वेस्ट करती है, आई विल ट्रांसफर माई प्रॉपर्टी टू यू फॉर दिस काइंड एक्ट। अगर तुम मुझे अपने घर में रहने दोगे, मेरी देखभाल करोगे, तो मैं मेरी प्रॉपर्टी जो है वो तुम्हारे नाम कर दूंगी। ये बात जुम्मन की चाची जुम्मन को कहती है। जुम्मन एग्रीड दैट शी वुड स्टे इन हिज होम एंड ही वुड टेक केयर ऑफ हर। अब जुम्मन इस बात से राजी हो जाता है, सहमत हो जाता है कि ठीक है, आप मेरे घर पर रहो और मैं जुम्मन जो कहता है कि मैं आपकी देखभाल करूंगा, आप मेरे घर पर रह सकती हो। ठीक है। क्योंकि जब जुम्मन की चाची उसे कहती है कि मेरे आगे पीछे कोई है नहीं, मेरी जो भी प्रॉपर्टी है मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी, बस तुम मेरी देखभाल करो, मेरे बुढ़ापे में सहारा बन जाओ, तो जुम्मन इस बात से सहमत हो जाता है और वो उसे अनुमति दे देता है कि ठीक है, आप मेरे साथ रहो, मैं आपकी देखभाल करूंगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या होता है। आफ्टर सम ईयर्स जुम्मन एंड हिज फैमिली बिकेम टायर्ड ऑफ आंट। अब थोड़े कुछ साल तो चलता रहता है, लेकिन कुछ सालों बाद में जुम्मन एंड हिज फैमिली और उसका परिवार क्या होता है, परेशान हो जाते हैं, चाची से एकदम थक जाते हैं, उसकी सेवा करते करते थक जाते हैं। द क्वेल स्टार्टेड हैपनिंग बिटवीन हिज वाइफ एंड हिज आंट एंड वाइफ। अब झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, जुम्मन की पत्नी और उसकी चाची के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, रोज़ वो झगड़ने लगते हैं। हिज वाइफ वॉज अनॉयड विद हर एंड वॉज नॉट इवन गिविंग इनफ फूड टू द आंट। अब उसकी जो वाइफ थी, जुम्मन की जो पत्नी थी, वो उससे काफ़ी परेशान थी और उसे पर्याप्त भोजन, यानी चाची को पर्याप्त भोजन वो खाने को नहीं देती थी। आंट पेशेंटली वेटेड फॉर मंथ्स बट देयर वॉज नो चेंज। अब आंट चाची जो थी उसने भी काफ़ी दिन, कुछ दिनों तो उसने इंतज़ार किया, धैर्य रखा कि भाई क्या पता मामला सही हो जाएगा। थोड़े दिन उन्होंने सब्र किया, लेकिन कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, कोई भी सुधार नहीं हुआ। सो सी डिसाइडेड टू टॉक टू जुम्मन। इसलिए उसने जुम्मन से बात करने का निश्चय किया। सी आस्क्ड जुम्मन दैट इफ ही कुड नॉट गिव हर फूड टू ईट देन लेट हर हैव सम मंथली अलाउंस सो दैट सी कुड हैव हर किचन एंड मेक हर फूड हर सेल्फ। तो फिर उसने जुम्मन से कहा, जुम्मन से शिकायत की कि तुम्हारी पत्नी का जो बर्ताव है मेरे साथ अच्छा नहीं है, और अगर आप मुझे भोजन नहीं दे सकते तो ऐसा करो, मुझे मंथली कुछ भत्ता दे दो आप,
इन जुम्मन को कहती है कि तू कुछ मंथली भत्ता मुझे दे दे, खर्चा दे दे, ताकि मैं मेरा खुद का खाना पकाना कर सकूं। अब ये बात सुनकर जुम्मन बिकेम एंग्री एंड सेड, आई कांट गिव यू एनी अलाउंस टू यू। अब जुम्मन ये बात सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी मासिक भत्ता नहीं दे सकता। आगे क्या होता है देखते हैं। द आंट डिस्कस द इशू विद नियर बाय विलेजर्स। अब जब आंट जो चाची थी जुम्मन से रिक्वेस्ट करती है और जुम्मन इनकार कर देता है ऐसा करने से, तो फिर आंट क्या करती है, चाची क्या करती है, चाची इस मामले को आसपास के जो पड़ोसी होते हैं गांव के उनसे डिस्कस करती है, उन्हें इस बारे में बताती है। सम लाफ्ट, सम गेव कंडोलेंस, बट नो वन बोदर टू हेल्प हर। अब उन चाची की ये बात सुनकर कुछ तो उस पर हंसते हैं, कुछ उसे सांत्वना देते हैं, तसल्ली देते हैं, और कुछ कहते हैं बट नो वन बोदर टू हेल्प हर, नहीं लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। यानी कोई उस पर हंसता है, कोई उसे तसल्ली देता है, लेकिन मदद कोई भी उसकी नहीं करता। आंट डिसाइडेड टू टेक द मैटर टू द पंच, और आखिरकार चाची जो है इस मामले को पंचायत में ले जाने का निश्चय करती है। आंट सीकिंग फॉर हेल्प वेंट टू अलगू एंड टोल्ड द इशू। अब आंट जो है मदद के लिए वो अलगू के पास जाती है और अलगू को ये मामला बताती है। अलगू कौन है, जुम्मन का दोस्त है, ठीक है। अलगू सेड, आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बट जुम्मन इज़ माई फ्रेंड। अब जब चाची अलगू को कहती है तो अलगू चाची को कहता है कि वो बात तो सही है, मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ, लेकिन जुम्मन जो है वो मेरा दोस्त है एंड आई कांट गो अगेंस्ट हिम, और मैं उसके खिलाफ जाकर फैसला नहीं दे सकता। आंट आस्क हर टू लिसन टू हिज कंसाइंस एंड वेंट बैक। लेकिन चाची जाते वक्त उसे क्या कहती है, उसे चाची अलगू को कहती है वो तो ठीक है, लेकिन तुम अपनी अंतरात्मा, जब तुम फैसला दो तो तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना, तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है। ऐसा कहकर वो वापस आ जाती है, ठीक है। आगे क्या होता है देखते हैं। अब पंचायत वॉज ब्रोट अंडर द बनियन ट्री, और फिर आखिरकार पंचायत बुलाई जाती है। बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत का जमावड़ा होता है। विलेजर्स आज द आंट टू नॉमिनेट अ पंच। अब विलेजर्स जो हैं, ग्रामीण जो हैं, वो चाची को कहते हैं कि आप अपना जो भी पंच है जिससे आप फैसला करवाने चाहती हैं उसे नामांकित करें, उसका नामांकन करें। आंट नेम्ड अलगू, और आंट जो है, चाची जो है, वो अलगू का नाम लेती है, अलगू के नाम पर सहमत होती है। जुम्मन वॉज हैप्पी दैट अलगू इज हिज फ्रेंड। अब जुम्मन इस बात को सुनकर काफ़ी खुश होता है कि भी जो चाची है, चाची ने अलगू का नाम लिया है, अलगू मेरा दोस्त है, तो निश्चित रूप से वो मेरे पक्ष में ही फैसला करेगा। सो ही एग्रीड, और इस बात के कारण वो खुश हो जाता है और सहमत हो जाता है। नाउ अलगू वॉज द हेड पंच। अब क्या था, अब अलगू को हेड पंच यानी मुख्य पंच बनाया गया। ही गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जस्टिस, और न्याय की जिम्मेदारी अब उसे मिली, यानी न्याय का फैसला करने की जिम्मेदारी किसे थी, अलगू के पास थी। सो गिवन द डिसीजन इन फेवर ऑफ द आंट, ही सेड आंट शुड बी गिवन हर प्रॉपर्टी बैक। अब जब न्याय की कुर्सी पर वो बैठा, इंसाफ की कुर्सी पर जब वो अलगू चौधरी बैठा, तो फिर उसने क्या डिसीजन दिया, उसने जो फैसला दिया वो चाची के पक्ष में दिया, और उसने कहा कि भाई या तो जुम्मन है वो चाची की सेवा करे या चाची को मंथली अलाउंस दे, और अगर ऐसा वो नहीं कर सकता है तो चाची की जो भी प्रॉपर्टी है वो वापस चाची को मिलनी चाहिए। ये फैसला वो देता है, यानी वो न्याय का फैसला, एकदम जस्टिस, एकदम न्याय करता है। आगे देखते हैं। सिंस दैट डे जुम्मन बिकेम एन एनमी ऑफ अलगू। अब बस ये फैसला होता है तो उसी दिन से जुम्मन जो है वो अलगू का दुश्मन बन जाता है। ईयर्स पास्ट, साल गुजरते जाते हैं, एंड वंस अलगू गोट ए टाइट सिचुएशन। और एक बार क्या होता है, अलगू कोई खराब स्थिति में फंस जाता है, यानी अलगू की जो स्थिति होती है वो खराब होती है। हिज वन बुलक डाइड। अलगू के पास 2 बैल थे, तो उसका एक बैल जो है वो मर जाता है। सो ही सोल्ड अनदर बुलक टू समझू साहू। इसलिए वो अपना जो दूसरा बुलक था, दूसरा बैल जो था, वो समझू साहू को बेच देता है। समझू साहू कौन है, समझू साहू उसी गांव में कोई दूसरा बुलक ड्राइवर है, ठीक है। ऑन द टर्म दैट ही विल पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन 1 मंथ, और इस शर्त पे वो उसे बेचता है अपना कि 1 महीने में, वो समझू साहू से कहता है कि 1 महीने में मैं तुम्हारे बैल का भुगतान कर दूंगा। अनफॉर्चुनेटली अब दुर्भाग्यवश क्या होता है, द बुलक डाइड विद इन द मंथ। अब जो वो उसका अलगू का जो बैल था वो 1 महीने के अंदर ही मर जाता है। समझू साहू उसे ले जाता है और उसे काफ़ी काम में लेता है, और जब काफ़ी ज़्यादा काम में लेता है और उसे खिलाता पिलाता कुछ है नहीं वो, तो इसके कारण काफ़ी कमज़ोर हो जाता है वो बैल, और काफ़ी कमज़ोरी होने के कारण वो बैल मर जाता है, यानी 1 महीने से पहले ही मर जाता है। नाउ अलगू वेंट टू समझू टू टेक मनी ऑफ द बुलक। अब जब अलगू समझू के पास में उस बैल के पैसे लेने जाता है, समझू गोट एंग्री एंड रिप्लाइड योर बुलक डाइड विद इन अ मंथ। तो समझू काफ़ी नाराज़ हो जाता है, काफ़ी गुस्सा हो जाता है, और वो उसे कहता है कि तुम्हारा जो बैल था वो तो 1 महीने में मर गया, 1 महीने के भीतर भीतर मर गया।
आई हैव नथिंग फॉर यू, तो मेरे पास आपको देने को कुछ नहीं है, यानी पैसे देने से वो इनकार कर देता है। अलगू ब्रॉट समझू टू द पंचायत, अब अलगू भी इस मामले को कहाँ पर, यानी समझू को पंचायत में लेकर आता है, यानी उस मामले को पंचायत में लेकर आता है। द विलेजर आस्क्ड समझू टू चूज द हेड पंच, अब समझू को कहा जाता है कि वो मुख्य पंच चुने जिसे वो फैसला करवाना चाहता है। समझू नॉमिनेटेड जुम्मन एज ही न्यू द एनिमिटी बिटवीन द जुम्मन एंड अलगू, अब समझू जो है वो किसे नॉमिनेट करता है, वो जुम्मन को अपना पंच नॉमिनेट करता है, क्योंकि वो ये जानता है कि जुम्मन और अलगू के बीच में क्या है, दुश्मनी है, और निश्चित रूप से जुम्मन उसके पक्ष में ही फैसला सुनाएगा, ऐसा वो मानता है। आगे क्या होता है, अलगू गोट वरीड, अब अलगू काफ़ी चिंतित हो जाता है, वही सोचता है कि भाई जुम्मन को इसने अपना पंच बनाया तो निश्चित रूप से जुम्मन मेरे खिलाफ फैसला देगा, तो इस बात को सोचकर वो चिंतित हो जाता है। आगे क्या होता है देखते हैं। बट जुम्मन गिव द डिसीजन इन फेवर ऑफ अलगू, लेकिन जुम्मन जो है वो फैसला अलगू के पक्ष में देता है, यानी जब वो इंसाफ की कुर्सी पर बैठता है तो जैसा कि मान्यता था कि इंसाफ जो पंच होते हैं वो भगवान का, यानी पंच का जो फैसला होता है वो भगवान का फैसला माना जाता था, यानी उस कुर्सी पे बैठने के बाद में इंसान जो भी फैसला देता है वो एक तरह से भगवान की तरफ से वो फैसले आते हैं, ऐसी मान्यता थी, वैसा ही होता है। तो जुम्मन गिव द डिसीजन इन फेवर ऑफ अलगू, तो जुम्मन भी क्या करता है, फेवर अलगू के पक्ष में फैसला देता है, यानी जो सही होता है वो बताता है वो। ही सेड, वो कहता है अलगू गेव द बुलक टू समझू इन गुड कंडीशन, यानी जो जुम्मन है वो फैसला सुनाता है कि अलगू ने समझू साहू को जो बैल दिया था वो एकदम अच्छी स्थिति में दिया था, यानी उस वक्त वो किसी भी तरीके से किसी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं था। इफ़ द बुलक इज डेड, अगर ये बैल मरता है तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद समझू नॉट अलगू, तो अगर बैल मरा है तो इसकी जिम्मेदारी समझू की है ना कि अलगू की। अलगू गोट हैप्पी एंड सैड पंच नोज नो फ्रेंडशिप नो एनिमिटी इट नोज ओनली जस्टिस, और अलगू ये फैसला सुनकर काफ़ी खुश होता है और वो कहता है कि निश्चित रूप से पंच जो होते हैं वो ना तो दुश्मनी जानते हैं ना दोस्ती जानते हैं, पंच जो फैसला करते हैं वो निष्पक्ष करते हैं, पंचों का फैसला भगवान का फैसला होता है। इट नोज ओनली जस्टिस, पंच सिर्फ न्याय जानते हैं, ये बात वो कहता है। नाउ जुम्मन अंडरस्टूड द अर्लियर डिसीजन ऑफ अलगू, और अब जुम्मन जो था, क्योंकि आज जुम्मन को फैसला करने का मौका मिला था, तो जुम्मन इस बात को जुम्मन यानी अलगू ने जब पहले फैसला किया था तो उस बात को अब जुम्मन अच्छी तरीके से समझ चुका था कि भी अलगू ने फैसला किस तरीके से किया था, क्योंकि न्याय की कुर्सी पर बैठने के बाद में जो फैसले किए जाते हैं वो भगवान की तरफ से फैसले होते हैं, ऐसी मान्यता थी। ही अंडरस्टूड दैट जस्टिस सीज नो फ्रेंड नो एनमिटी, यानी अब जुम्मन भी समझ चुका था कि न्याय जो है वो ना तो दोस्ती देखता है ना दुश्मनी देखता है। इट्स इज ओनली द ट्रूथ, ये सिर्फ और सिर्फ सत्य देखता है। ही वेंट टू अलगू एंड एम्ब्रेस्ड हिम, अब वो अलगू के पास में जाता है और उसे अपने गले लगा लेता है। ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग वॉज गॉन नाउ, और उनकी सारी गलतफहमियां अब दूर हो जाती हैं। तो इस तरीके से न्याय के बारे में बहुत ही प्यारी सी एक कहानी है, एक अच्छी सीख मिलती है कि जब भी हमें कोई फैसला करने का मौका मिले, जब भी हमें इंसाफ करने का मौका मिले, तो हम जो फैसला करें वो निष्पक्ष होकर करें, भले ही सामने वाला हमारा दोस्त है या दुश्मन हो, लेकिन जो सही है सही को सही कहने का मादा हमारे अंदर होना चाहिए। तो ये थी प्यारी सी कहानी। अब देख लेते हैं चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर का, When Juman aunt realized that she was not welcome in his house, what arrangement did she suggest? यानी जब जुम्मन की चाची ने महसूस किया कि उसका घर में अब आदर नहीं किया जाता है तो उसने क्या सुझाव दिया, तो आंसर हो जाएगा जुम्मन्स आंट कुड नॉट बियर द इंसल्ट्स एनी मोर, यानी जुम्मन की जो चाची थी अब जो लगातार उसकी बेइज्जती उसकी पत्नी करती थी, जुम्मन की जो पत्नी है वो जुम्मन की चाची की लगातार इंसल्ट करती रहती थी, तो वो अब उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। सी वॉन्टेड टू हैव अ सेपरेट किचन फॉर हर सेल्फ, और वो चाहती थी कि वो अपना अलग एक सेपरेट किचन बना ले। सो ही डिमांडेड अ मंथली अलाउंस फॉर द सेम, और इसलिए उसने जुम्मन से ये डिमांड की, मांग की कि उसे मासिक भत्ता दिया जाए। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द विलेजर्स रिएक्शन व्हेन द आंट एक्सप्लेन्ड हर केस टू देम? ग्रामीणों की यानी गांव के लोगों की क्या रिएक्शन थी, क्या प्रतिक्रिया थी जब चाची ने उन्हें अपने केस के बारे में, अपने मामले के बारे में बताया? तो आंसर हो जाएगा द ओल्ड वुमन वेंट अराउंड इन द विलेज टेलिंग द विलेजर्स हर एपैथी। एपैथी मतलब होता है दुख, यानी जब गांव के लोगों को चाची ने अपने दुख के बारे में बताया, नो बडी सपोर्टेड हर, किसी ने भी उसका सहारा नहीं दिया, किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, एंड मेड फन ऑफ हर, सभी ने उसका मजाक उठाया, कुछ लोगों ने उसे सांत्वना दी। ठीक है, सम आस्क्ड हर टू गो फॉर कंप्रोमाइज, और कुछ ने कहा कि ठीक है तुम समझौता कर लो, इसमें कोई, इन बातों में कोई मतलब नहीं है। तो एक तरह से कुछ लोगों ने सांत्वना दी, कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ लोगों ने उसे कहा कि तुम समझौता कर लो। ऐसी बातें ग्रामीणों के साथ उनकी हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये रहा, वाई वॉज जुम्मन हैप्पी ओवर
अलगूज नॉमिनेशन एज हेड पंच। अब जुम्मन खुश क्यों था जब अलगू को नॉमिनेट किया गया हेड पंच के रूप में, तो जुम्मन खुश क्यों था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलगू एंड जुम्मन वर बेस्ट फ्रेंड्स। अलगू और जुम्मन जो थे वो एक घनिष्ठ मित्र थे। सो जुम्मन थॉट दैट द जजमेंट वुड कम इन हिज फेवर। तो जुम्मन ने सोचा कि अब जो भी फैसला होगा वो उसके पक्ष में होगा। देयरफॉर ही वाज हैप्पी व्हेन हिज आंट सेलेक्टेड अलगू टू बी द हेड पंच। इसलिए वो खुश था जब उसकी चाची ने अलगू को हेड पंच के रूप में चुना, मुख्य पंच के रूप में चुना, तो वो खुश था। क्यों खुश था? क्योंकि वो जानता था कि अलगू मेरा दोस्त है और निश्चित रूप से जो भी फैसला वो सुनाएगा वो मेरे पक्ष में सुनाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, द आंट सेड व्हाट डिड सी मीन। यानी चाची ने कहा था कि भगवान जो है पंच के हृदय में रहता है। ये बात चाची ने कही थी। ये बात चाची ने क्यों कही थी? इसका मतलब क्या था? तो इसका मतलब ये है द आंट मीन्स दैट व्हेन अ पर्सन इज प्लेस्ड ऑन द सीट ऑफ ए जज एंड इज आस्क्ड टू गिव जजमेंट ही बिकम्स न्यूट्रल। यानी चाची के कहने का मतलब था कि जब एक इंसान जो है, एक व्यक्ति जो है इंसाफ की कुर्सी पर बैठता है और उसे जजमेंट न्याय करने के लिए कहा जाता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है, वो निष्पक्ष बन जाता है। ही डजंट फेवर एनीबडी बट गिव्स एन ऑनेस्ट जजमेंट। और वो किसी का पक्ष नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ न्याय देता है, ईमानदारी से न्याय करता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वाज अलगूज वर्डिक्ट एज हेड पंच, हाउ डिड जुम्मन टेक इट। यानी अलगू ने क्या निर्णय दिया, एक मुख्य पंच के रूप में अलगू ने क्या निर्णय दिया और जुम्मन ने इसे किस तरीके से लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा अलगू हर्ड द केस एंड गिव जजमेंट बाय सेइंग जुम्मन टू पे अ मंथली अलाउंस टू हिज आंट इन ल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड इन हिज नेम। अब जुम्मन ने पहले तो मामले को सुना और फिर फैसला दिया ये कहते हुए कि जुम्मन को चाची को मंथली अलाउंस देना चाहिए, देना है। यानी एक तरह से उसे बात देखिए किसके बदले में, यानी जो प्रॉपर्टी चाची ने जुम्मन के नाम की है उसके बदले में जुम्मन को मंथली अलाउंस चाची को देना चाहिए। टू दिस जुम्मन बिकेम एंग्री फॉर ही हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस जुम्मन जजमेंट फ्रॉम अलगू। और ये बात सुनकर जुम्मन काफ़ी नाराज हो जाता है क्योंकि उसने ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाई वाज अलगू अपसेट ओवर जुम्मन्स नॉमिनेशन एज हेड पंच। अब अलगू अपसेट क्यों था जब जुम्मन को नॉमिनेट किया गया हेड पंच के रूप में? क्योंकि जब अलगू का मामला आता है और जुम्मन को नॉमिनेट किया जाता है हेड पंच के रूप में तो वो अपसेट क्यों हो जाता है? तो इसका आंसर इस तरीके से होगा अलगू वॉज अपसेट बिकॉज जुम्मन वॉज अनॉयड विद हिम एंड ही अज्यूम्ड दैट ही वुड नॉट लीव द अपॉर्चुनिटी ऑफ टेकिंग हिज रिवेंज अगेंस्ट हिम। क्योंकि जुम्मन दुखी इस कारण था क्योंकि वो जानता था कि जुम्मन उससे नाराज है और वो इस मौके को बिल्कुल भी नहीं गवाएगा, क्योंकि ये अच्छा मौका था उससे बदला लेने का। तो वो निश्चित रूप से अपना इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएगा, इस मौके को बिल्कुल भी वो नहीं गवाएगा और उसके अलग यानी उसके खिलाफ वो फैसला देगा। तो इस बात को सोचकर अलगू जो था वो काफ़ी दुखी था। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा What was Jumman's verdict as head punch? How did अलगू take it? अब जुम्मन का क्या निर्णय था मुख्य पंच के रूप में और अलगू ने उसे किस तरीके से लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा जुम्मन्स वर्डिक्ट एज द हेड पंच सरप्राइज्ड एवरीबॉडी। यानी जुम्मन ने जो निर्णय दिया मुख्य पंच के रूप में उसने सभी को चकित कर दिया। ही टोल्ड साहू टू गिव द प्राइस ऑफ द बुलक टू अलगू एज ही हैड परचेज्ड अ हेल्थी बुलक फ्रॉम अलगू। और उसने क्या फैसला किया? उसने साहू को कहा कि तुम्हें बुलक की जो पूरी कीमत है वो अलगू को देनी है, क्योंकि जब तुमने बुलक को खरीदा था तब बुलक जो था एकदम स्वस्थ था, यानी वो बैल जो था वो एकदम स्वस्थ था। अलगू वॉज वेरी हैप्पी, अलगू बहुत खुश था एंड ही स्टेटेड दैट इट वॉज अ विक्ट्री ऑफ द पंचायत। और फिर उसने काफ़ी खुश होकर ये बात भी कही थी कि ये पंचायत की विजय है, पंचायत की जय है। तो इस तरीके से इस चैप्टर का एंड होता है। ये 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए हैं और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि इन सभी क्वेश्चंस को, समरी को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 6th class. So once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself, keep watching, keep learning, keep growing, and keep smiling. So once again, thank you, have a nice day.